संविधान के व्यापक और विस्तृत होने के पीछे जो कारण है उसमें एक कारण ये भी है कि हमारे भारतीय संविधान में कई प्रकार के विशेष जो प्रशासनिक अभिकरण है उनकी भी व्यवस्था की गई है, जैसे कि भारतीय निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, भाषा आयोग, वित्त आयोग, साथ ही साथ भारत के वित्तीय मामलों के जांच के लिए केग की व्यवस्था। तो ये तमाम चीजों की भी व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं तो भारत के जो नवीन लोकतंत्र है इसकी रक्षा करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में आपात उपबंध की भी व्यवस्था की गई है, जो भारतीय संविधान को विशाल बनाता है। और साथ ही साथ हमारे भारत में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो विशेष वर्गों के लिए, विशेष पिछड़े हुए कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए भी हमारे भारतीय संविधान में विशेष प्रबंध किए गए हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाओं के कारण से स्वाभाविक ही हमारा जो भारतीय संविधान है वो विस्तृत और विशाल हो जाता है। अगला जो विशेषता है वह है भारतीय संविधान की विशेषता में हम देखते हैं संघात्मक शासन। इस दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व में दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। एक होती है संघात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। हमारे देश में हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को कनाडा से प्रेरित होकर के अपनाया है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में होता क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और उसके इकाई अर्थात राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन होता है। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के जो है अनुसूची 7 में इस विभाजन को विस्तार से दिया गया है। इसके अनुसार से हमारे भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के अनुसार 3 प्रकार की सूची है, जिस पर संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संघ सूची में जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और एक समवर्ती सूची है जिस सूची पर जो है दोनों कानून बना सकते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है कि एक लिखित संविधान हो, जैसे हम ऊपर में देख चुके हैं भारत में लिखित संविधान है। साथ ही देश का एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, तो भारत में स्वतंत्र एक खरी न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से हम भारत को एक संघात्मक शासन के रूप में पाते हैं। और जैसे पहले अनुच्छेद में कहा भी गया है, भारत राज्यों का संघ है। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, हमारे भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, और जहां संघात्मक व्यवस्था होती है वहां 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है। एक होती है संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में मैं बता दूं तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह होती है जिसमें राष्ट्र के जो मुख्य कार्यपालिका या जो प्रधान होता है उसका जो है चुनाव जनता के द्वारा की जाती है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अध्यक्ष के रूप में जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होकर के अपना कार्य करता है। साथ ही साथ वहां पर कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह निश्चित होता है, नियत होती है, स्थिर होता है। जैसे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की जो शुरुआत है ये ब्रिटेन में हुआ, और ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपने संविधान में शामिल किया है। संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में जो देश का जो मुख्य कार्यपालिका होता है वह औपचारिक नाम मात्र का होता है, जबकि कार्यपालिका के शक्ति का वास्तविक जो है उपयोग एक समूह के द्वारा किया जाता है, जिसको कार्यपालिका या कैबिनेट कहा जाता है, मंत्रिमंडल कहा जाता है, और जिसका मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। कुल मिलाकर के कहा जाए संसदीय शासन प्रणाली में
कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति अपने हर एक कार्य के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जैसे हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में इसका वर्णन दिया है। इस प्रकार से भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है। आगे अगली विशेषता है प्रस्तावना की विशेष शब्दावली। मतलब भारतीय संविधान की विशेषता में प्रस्तावना की बहुत सारी जो शब्दावली है वह भारतीय संविधान की विशेषताओं को इंगित करती है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हम भारत के लोग, जिससे प्रस्तावना की शुरुआत होती है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों ने किया है और भारतीय संविधान के शक्ति का जो स्रोत है वह भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं। आगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द, इसका तात्पर्य यह है कि भारत देश अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र है, प्रभुत्व संपन्न है। कहने का मतलब यह है कि भारत देश अपने लिए कानून, नियम, विधि बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। साथ ही साथ अन्य देशों के साथ कैसे नीतियों का व्यवहार करना है, कैसे विदेश नीति का निर्माण करना है, किस देश से हमें समझौता करना है, इस संबंध में भी भारत जो है या भारतीय संविधान जो है वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत के ऊपर किसी भी बाह्य शक्ति का या किसी भी बाह्य तत्व का कोई भी प्रकार से दबाव नहीं है। आगे समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द जो है हमारे भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है। और समाजवादी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनका जो वितरण है वह सरकार के हाथों में होता है, राज्य के नियंत्रण में होता है। हालांकि समाजवादी शब्द को स्पष्ट कर पाना कठिन है, क्योंकि यह एक ऐसा मुखौटा है जिसको जो पहनता है वैसा दिखता है। हमारे भारत में समाजवादी को लोकतंत्र से जोड़ा गया है। मतलब भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की गई है, जिसकी कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लोकतांत्रिक समाजवाद में साम्यवादी जैसे चीन जैसे व्यवस्था के अपेक्षा देखा जाए तो कठोरता कम होती है। अगला विशेषता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष वह राज्य होता है जिसका अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता। उसी प्रकार से हमारी भारत देश का भी अपना कोई धर्म या पंथ नहीं है, बल्कि भारत में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। और भारत संविधान के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, भारत की किसी राज्य सरकार के द्वारा किसी धर्म विशेष, पंथ विशेष को बढ़ावा नहीं दिया जाता, बल्कि हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारी जो सरकार है, वह सभी धर्मों से तटस्थ होकर के सबको समान रूप से, समान भाव से देखती है और सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका देती है। कुल मिलाकर के धर्म जो है वह व्यक्ति का विषय है, न कि किसी राज्य का विषय है। और इस परिप्रेक्ष्य में हमारा जो संविधान है वह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्थापित करता है। अगली लोकतंत्रात्मक जो शब्दावली है, इसका अर्थ है लोकतंत्र। और जैसे कि हम जानते हैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था बड़े ही सरल शब्दों में कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। कुल मिलाकर के ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा हो
और इसी चीज को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे देश में अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत पूरे भारतवर्ष के 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर एक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सरकार निर्माण में मतदान करने का और सरकार निर्माण में भाग लेने का, सहभागिता निभाने का पूरा अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगला गणराज्य संघ। गणराज्य, भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत देश का जो प्रमुख है, राज्य का जो प्रमुख है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, यह वंशानुगत नहीं होते, बल्कि हमारे भारत के मुखिया का, हमारे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जनता के द्वारा होता है। हालांकि वह प्रत्यक्ष होता है, लेकिन ऐसी शासन व्यवस्था जहां के मुखिया वंशानुगत मनोनयन न होकर के उसका निर्वाचन होता है, वह गणराज्य कहलाता है। और इस दृष्टिकोण से हमारा भारत एक गणराज्य है। तो ये जो तमाम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन शब्दों का जो प्रयोग प्रस्तावना में हुआ है, तो ये हर एक शब्दावली जो है भारत की संविधान की विशेषता को बताती है। और ये प्रस्तावना ही है कि इन शब्दों के द्वारा हम भारतीय संविधान के स्वरूप को जान सकते हैं, भारतीय संविधान के स्वरूप को हम जान सकते हैं। फिर इसी प्रस्तावना में हम अगर आगे देखते हैं तो कुछ और शब्द आए हैं, जैसे कि न्याय। तो भारतीय संविधान के द्वारा भारत के लोगों को जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो है न्याय देने की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। आगे हम देखें स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में भारतीयों को कई प्रकार की स्वतंत्रता, प्रस्तावना में मुख्य रूप से 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात को स्वीकार किया गया है। समानता के अंतर्गत अगर हम देखें तो समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, बिना भेदभाव के सभी को लोक सेवा में जाने का समानता प्रदान किया गया है। आगे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जो है बंधुता की जो विचार है, इसको हमने फ्रांस से अपनाया है। कहने का मतलब हम बंधुता मतलब भाईचारा के साथ रहें, हम सभी के धर्मों का, सभी के एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे के भाषा का, संस्कृति का, सभ्यता का आदर करें, सम्मान करें और आपसी सामंजस्य और भाईचारा से रहें। और इससे क्या होगा, हमारे राष्ट्र की एकता सुदृढ़ होगी, अखंडता सुनिश्चित होगी और ताकि हम व्यक्ति जो है गौरव के साथ, गरिमा के साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो इस प्रकार से ये तमाम जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये प्रस्तावना के उद्देश्य के साथ साथ हमारे भारतीय संविधान की विशेषता को बताती है। और इस विशेषता के आधार पर भारत जो है एक कल्याणकारी राज्य का रूप धारण करती है।